बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का हमारी दुनिया पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट अध्याय संसाधन पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन क्या है। संसाधन मीन्स होता है रिसोर्स। बच्चों, आगे हम लोग संसाधन के बारे में जानेंगे। देखिए, हम यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर है समय के साथ मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन आता गया। इसके कारण मानव प्राकृतिक वस्तुओं को संशोधित कर उसे अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुकूल बनाने लगा और मानव आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाने लगे। जैसे भूमि हुआ, मनुष्य अपने अनुसार भूमि से अन्न उपजाते हैं। जल हुआ, वायु हुआ, मिट्टी, विद्यालय भवन, खनिज पदार्थ, पंचायत भवन इत्यादि बच्चों सारे संसाधन हुआ। जैसे पीला बॉक्स में लिखा हुआ है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन होता है। पीले बॉक्स में बहुत इम्पोर्टेंट बात सब रहता है। हम लोग देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग पढ़ते जाएं। जैसे बच्चों, एक है जंगल से काट कर लाई गई लकड़ियों रूप अनुसार इसकी मांग रूप में परिवर्तन ला करके विभिन्न उपयोगी वस्तुएं बनाते, जैसे खटिया, पलंग, कुर्सी, मेज, खिड़की इत्यादि चीज़ें बनाते हैं और ये संसाधन उपयोगी और मूल्यवान हो जाता है। बच्चों, लकड़ी का थोड़ा मूल्य इतना नहीं होता है, उसी लकड़ी को मानव अपने अनुसार संसाधन का रूप दे देता है। कोई बहुमूल्य चीज़ पलंग बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, उसका मूल्यवान हो जाते हैं, मूल्य भी बढ़ जाता है। एक और उदाहरण ले लेंगे बच्चों, जैसे नदी या मरुस्थल में पड़े बालू। आप लोग तो जानते हैं मरुस्थल जो है वहाँ पे बालू ही बालू होता है। नदी जहाँ होता है वहाँ बालू ही बालू होता है। उस नदी में पड़े बालू का कोई मोल नहीं होता है और जब वहाँ से उठा कर के निर्माण कार्य हेतु गाँव या शहर में लाया जाता है तब वह इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते? बच्चों, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। बच्चों, हम लोग तो आगे समझ चुके थे, फिर भी हम यहाँ पर पेन से जो लकीर खींच जाए सारा इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है। इस दृष्टि से भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। देखिए, यहाँ पर पीला बॉक्स में लिखा गया है कि मानव के अंदर दिमाग की क्षमता का विकास शिक्षा के स्तर से प्रभावित होता है। अतएव राष्ट्र का विकास में उपयोगी योगदान देने के लिए मानव का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले भी बता चुके थे कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन हो गया, दूसरा मानव संसाधन है। बच्चों, मानव संसाधन के बारे में हम लोग समझेंगे कि मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन का निर्माण एवं उपयोग करता है। मानव में संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग की यह क्षमता उसकी दिमागी एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशल से विकसित होता है। बच्चों, मानव में जो है संसाधन का निर्माण उनके क्षमता दिमागी और शारीरिक क्षमता पे और कौशल पे होता है, बुद्धि से होता है। मानव खुद एक संसाधन है कि किसी भी वस्तु को, किसी भी सामान को अपने अनुसार बना सकता है, ढांचे में ढाल सकता है, प्राकृतिक संसाधन को अपने अनुसार बना सकता है। बच्चों, अब हम लोग मानव निर्मित संसाधन देखेंगे। मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तित लाकर करता है। जैसे मकान, कार्यालय, भवन, पंचायत भवन, विद्यालय, हवाई अड्डा, रेल, सड़क सारे मानव निर्मित संसाधन हैं। बच्चों, भवन देखिए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो है सारे जो है मानव संसाधन है। मानव अपने विवेक
और शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता अवश्य बनाया गया है। सड़कें देखिए इतना बड़ा बड़ा लंबी लंबी है, ये भी मानव निर्मित ही है। सड़क पुल देखिए, बड़े बड़े नदी में पुल होते हैं, ये भी मानव निर्मित ही होते हैं। जैसे हवाई अड्डा हो गया, रेलगाड़ी हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, ये सब जो बनाया गया है मानव अपने अनुसार बनाया गया है। सारे मानव निर्मित है, अपने विवेक के अनुसार, उस क्षमता के अनुसार उसे बनाया है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार से बांटा गया। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। पहले प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, जल, मानव संसाधन, मानव खुद है, मानवकृत संसाधन, मानवकृत या मानव संसाधन, मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा सारे आ जाता है। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग देखेंगे कि मिट्टी जो है किस प्रकार से बांटा गया है। मिट्टी जो है विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, उत्पत्ति के आधार पे, उपलब्धता के आधार पे, वितरण के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, ये सब बच्चों देखिए। इसमें वास्तविक संसाधन है, संभाव्य है, जैव संसाधन है, अजैव है, नवीकरणीय है और नवीकरणीय संसाधन है, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है, स्थानीय है, जिसमें निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी आ जाता है, जो स्वामित्व के आधार पर भी होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे विकास एवं उपयोग। बच्चों हम लोग देखेंगे विकास एवं उपयोग, संसाधन को किस प्रकार से विकास होता है और हम लोग उपयोग करते हैं। तो वास्तविक संसाधन में हम ब्लू पेन से जो टिक लगाए हैं सारे इम्पोर्टेंट है। वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीकी की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जाता है। पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, जैसे बच्चों देखिए पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण हैं। वास्तविक संसाधन का मतलब हुआ बच्चों जो हम अभी वर्तमान समय में उसका उपयोग करते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, सोना हो गया, जो चीज़ है हम लोग सारे अभी वर्तमान समय में उसका उपयोग करते हैं, ये इसीलिए वास्तविक संसाधन कहा गया है। दूसरा है बच्चों संभाव्य संसाधन। ये संभाव्य है कि भविष्य में हम लोग को इसका संभावना है कि हम लोग इसका उपयोग करेंगे, अभी इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग बच्चों संभाव्य संसाधन के बारे में जानेंगे। उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है, यानी कि बच्चों कुल मात्रा ज्ञात नहीं होता, उसका अंदाज़ा नहीं होता है, तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। अभी फिलहाल हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। बच्चों हम लोग को भविष्य में इसका करने की संभावना है। जैसे केरल में मिलने वाले थोरियम तथा लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम संभाव्य संसाधन के उदाहरण हैं। उस यहाँ कहा जा रहा है बच्चों, जैसे बच्चों वर्षों पहले सूर्य की गर्मी, समुद्र की लहरें, पवन तथा भूमि के अंदर व्याप्त ताप संभाव्य संसाधनों के उदाहरण थे, परंतु आज भारत के लिए ये सभी वास्तविक संसाधन हो गया है। देखिए बच्चों उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन उसे कहते हैं जो सभी संसाधन सजीव में शामिल होते हैं, जो संसाधन सजीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु इत्यादि। बच्चों जो चीज़ ग्रो होता है, बड़ा होता है, जो जीवित है, उसी को हम लोग सजीव भी कहते हैं। ये सब जैव संसाधन हो जाते हैं। और जो निर्जीव वस्तुएं हैं बच्चों, ये अजैव संसाधन हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए खनिज, चट्टान, मिट्टी, खेत, तालाब, नदी, झील, क्योंकि ये सब चीज़ बच्चों ना भोजन करते हैं, ना सजीव होते हैं, ना ग्रो करते हैं, तो ये सब निर्जीव हुआ, तो ये सब अजैव संसाधन में आ जाते हैं। अब कह रहा है बच्चों कि उपलब्धता के आधार पर भी
प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांट दिया गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। कह रहा है कि वैसे संसाधन जो प्राकृतिक रूप में होते हैं, पुनः प्राकृतिक रूप से प्राप्त भी होते हैं प्रकृति से, और वे कभी ख़त्म और समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी एवं पवन ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन हैं। बच्चों, सूरज की रोशनी कभी ख़त्म होता है? हमेशा सूरज अपने अनुसार निकलता है, हर एक मौसम में जैसा मौसम होता है इस प्रकार से सूरज का रोशनी निकलता है। पवन, हवा को जिस मौसम में अपने मौसम अनुकूल हवा चलते हैं, तो जो संसाधन ख़त्म नहीं होता है ये नवीकरणीय संसाधन हो जाता है। आगे बच्चों हम लोग अनवीकरणीय संसाधन को देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जैसे अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिनके भंडार सीमित होते हैं तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनकी पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसी प्रकार की खनिज जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि अनवीकरणीय संसाधन। बच्चों, जो अभी नवीकरणीय संसाधन जो है उसे कहते हैं जिसे पूर्ति होने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, अगर पेट्रोल खर्च हो जाता है वहाँ से तो पूर्ति होने में तो बहुत वर्ष लग जाएंगे। देखिए पीला बॉक्स में लिखा हुआ है कि जल एवं वन ऐसे नवीकरणीय संसाधन हैं जिनके भंडार पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो ये स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। बच्चों, कह रहा है कि अगर मनुष्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, जैसे जल वन में, तो ये कभी ख़त्म नहीं होता है। जब मानव अपने अनुसार उसके अनुपयोग सोचिए करता है तो ये पुनः ख़त्म होना शुरू हो जाता है। देखिए कह रहे हैं कि जो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, स्थानीय संसाधन भी क्या होता है। जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उन्हें स्थानीय संसाधन कहा जाता है। कह रहा है बच्चों, कह रहे हैं कि जो निश्चित स्थान पर ही पाया जाता है वह स्थानीय संसाधन हो जाता है। जैसे अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाले यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में जाने वाले कोयला इत्यादि दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कह रहा है जो जहाँ जिसका जगह है, स्थान है, वो वहीं पे मिलता है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर कि प्राकृतिक संसाधनों को निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में बांट दिया गया है। तो किस प्रकार से बांटा गया है हम लोग पीला बॉक्स में देखेंगे। इस समुद्र तट से दूर 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। इस समुद्र तट से दूर इतना 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा गया है। कि समुद्र तट का जो है किलोमीटर, इतना किलोमीटर 19 किलोमीटर तक में सबको राष्ट्रीय संसाधन कहा गया है। 2 किलोमीटर का राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। देखो यहाँ पर बच्चों कह रहे हैं कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है। बच्चों, जैसे हम लोगों का भूमि होता है, तालाब होता है, तो जिस व्यक्ति का भूमि में होता है, जिसका भूमि होता है उसी तालाब खुदवाएगा तो उसी का हो जाएगा। तो पर्सनल अपना होता है। तो प्राकृतिक संसाधन, भूमि भी प्राकृतिक है और मानव अपने हक पर अपने अनुसार उसको रहता है, अधिकार बना लेता है। जैसे निजी संपत्ति भी हम लोग कहते हैं। किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन भी कहलाते हैं बच्चों। अब हम लोग समझेंगे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। तो किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों को वितरण कर दिया गया और हम लोग किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं। जहाँ पेन से हम टिक लगाए हैं वहाँ पर देखिए बच्चों, मिट्टी, जल, जीव जंतु, वन, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ये जितने भी हैं सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर है। जैसे कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार है, कहीं मैदान है का विस्तार है तो कहीं मरुस्थल है।
कहीं पर बन पाया गया है। जैसे बच्चों मलबा स्तर में बालू का ढेर मिलते हैं। प्रकृति का विस्तार देखो बच्चों, कहा रहा है कि दूसरी ओर जिन महादेशों का अथवा देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की तकनीकी उपलब्ध है, वे इन संसाधनों को भरपूर उपयोग कर रहे हैं। जैसे दूसरे शब्दों में कि शिक्षित एवं तकनीक रूपों में विकसित समाज हमारे क्षेत्रों के इन संसाधनों को उपयोग अधिक हो पा रहा है, जबकि अशिक्षित एवं विकासशील क्षेत्रों में इन संसाधनों का सीमित विकास एवं उपयोग हुआ है। कह रहा है कि जहाँ पर अशिक्षित और विकासशील क्षेत्र देश है वहाँ पर संसाधनों का सीमित ही उपयोग हुआ है बच्चों। जहाँ पर शिक्षित है उसके संसाधन उपलब्ध है वहाँ पे भरपूर उपयोग किया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण की आवश्यकता है, हम लोग किस प्रकार से संरक्षण करेंगे। देखो बच्चों, कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीकी एवं उनकी आवश्यकताओं को होना जरूरी है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर दिया। मनुष्य जो है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बहुत दोहन कर रहा है, बहुत क्षति पहुंचा रहा है। प्रकार वायुमंडल को प्रदूषित भी कर रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग करते हैं कि उनका भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है और बच्चों भविष्य में इनका भंडार खत्म होने के कगार पे है, आशंका है। ठीक है बच्चों, आगे का विषय हम लोग आगे पढ़े। ये अध्याय खत्म होता है, आगे का चैप्टर हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। प्रश्न आंसर भी हम दूसरे वीडियो में कर देंगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया।